हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैनक्यू की वीडियो लेके। चैप्टर नंबर 15 यानी कि मोनोपोली का पार्ट 1 है ये। पार्ट 1। इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो किए थे, जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किया था, वो था चैप्टर 14। और चैप्टर 14 में स्पेसिफिकली हमने जो चैप्टर किया था, उस चैप्टर का नाम था फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी कि हमने समझा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म्स कैसे बिहेव करते हैं। अब जैसे कि हमने कॉम्पिटिटिव में कर रखा है, तो अब हमें करना बनता है इसको मोनोपोली में, कि मोनोपोली में क्या सीन होता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की वही जो सीरीज है उसको लेके आया हूँ मैं। ये 32वीं वीडियो है, 32nd वीडियो है। चैप्टर नंबर 15 पार्ट 1 मोनोपोली अच्छे से डिस्कस करेंगे। मोनोपोली में जो एक चीज देखा मैंने मैनक्यू की किताब में, मैं जो 6th एडिशन की किताब फॉलो करता हूँ, अगर आपके पास इससे पुरानी किताब है या इससे लेटेस्ट किताब है तो एक बार किताब खोल ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबरिंग में थोड़ा फर्क हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम होगा। हाँ, तो मैनक्यू की किताब में मोनोपोली चैप्टर में जो मैंने ट्रेंड देखा प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस वाले सेक्शन में, जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ से सबसे ज्यादा यू नो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वहां मैंने देखा कि बड़े क्वेश्चंस लाइक लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा है। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब कि वो क्वेश्चंस जिसके पार्ट्स बहुत है। जैसे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कुल मिला के 6 पार्ट्स है, A B C D E F। एग्जाम में शायद ही हो कि 6 के 6 पार्ट्स आए, शायद ही। बहुत चांसेस है कि इन 6 में से कोई 3 पार्ट या कोई 4 पार्ट वो उठा के देंगे। पर आपको पढ़ के तो सारा ही रखना पड़ेगा। सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कैसा है क्या है, सब कुछ। तो इसके लिए वीडियो नंबर 32, मैनक्यू सीरीज मोनोपोली चैप्टर पार्ट 1, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 6th एडिशन की किताब में क्वेश्चन कह रहा है कि अ पब्लिशर फेसेस द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। तो इसका डिमांड शेड्यूल है फॉर द नेक्स्ट नॉवल फ्रॉम वन ऑफ इट्स पॉपुलर ऑथर्स। यानी कि एक ऑथर है, वो किताब लिखते हैं, एक उपन्यास यानी कि नॉवल लिखने वाले हैं। तो वो जो नॉवल आने वाली है उसकी डिमांड शेड्यूल यहाँ पे दी हुई है कि अगर प्राइस $100 हुआ तब एक भी नॉवेल्स नहीं डिमांड होगा, 0 नॉवेल्स। अगर प्राइस $90 हुआ तो 100,000 नॉवेल्स, अगर $80 हुआ तो 200,000 नॉवेल्स। इस तरह से प्राइस के कमते हुए ट्रेंड के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, द ऑथर इज पेड $2 million टू राइट द बुक। अब ऑथर को किताब लिखने के लिए $2 million दिए गए। और एक किताब प्रिंट करने का, पब्लिश करने का जो मार्जिनल कॉस्ट है यानी कि जो एमसी है, वो दिया हुआ है $10 के बराबर। $10 पर बुक। एक किताब को पब्लिश करने का जो खर्च है वह है $10। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एट ईच क्वांटिटी। यानी हर क्वांटिटी पे, जब आप 0 नॉवल करोगे, 100,000 नॉवल करोगे, हर क्वांटिटी पे आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो इसे हम एक टेबुलर फॉर्म में निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम टेबुलर फॉर्म का अप्रोच लेंगे, आसान होगा। ओके, यानी टेबल बना के व्हाट क्वांटिटी वुड अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पब्लिशर चूज। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पब्लिशर कौन सी क्वांटिटी को चूज करेगा, इसको देखना है हमें। व्हाट प्राइस वुड इट चार्ज, और वो क्या प्राइस चार्ज करेगा वो भी देखना है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो मैं पहले ही बता दूं आपको कि कंप्यूट मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू सेकंड पार्ट में निकालने बोला है। इसके लिए हम कोई अलग से टेबल नहीं बनाएंगे। पहले पार्ट में जो टेबल हमने बनाया है उसी में एक और कॉलम ऐड करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का, और उसी के साथ कर देंगे। ओके, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन पहले करने की कोशिश करते हैं। एक टेबल बनाता हूं मैं जहाँ पे एक तो ये कॉलम रहेगा, एक ये कॉलम रहेगा। इसके अलावा एक टोटल रेवेन्यू का कॉलम रहेगा 3, एक मार्जिनल रेवेन्यू का रहेगा 4, एक टोटल कॉस्ट का रहेगा 5 और एक प्रॉफिट का रहेगा 6। तो कुल मिला के 6 कॉलम बनाएंगे हम। 6 कॉलम्स बनाएंगे, ये रहा। ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गई टोटल रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये टोटल कॉस्ट, और ये प्रॉफिट। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइस इन डॉलर्स, क्वांटिटी,
इन 100 इन थाउजेंड्स, क्वांटिटी इन थाउजेंड्स लिख देते हैं, ठीक है। यानी 100,000 200,000 करके दिया हुआ है ना, 100,000 200,000 300,000, तो हम सिर्फ 100 200 300 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने पूरे को इन थाउजेंड से ले रखा है। प्राइस को डॉलर में लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं टोटल रेवेन्यू, यहाँ लिख लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट, और यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट। चलो अब फटाफट कर ले। तो प्राइस क्या है, 100 से 0 तक आया है, तो 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 और 0, ठीक है। सबके लिए क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज किया, 100 में 0 है, 90 में 100,000, 80 में 200,000, इसमें 300,000, इसमें 400,000, इसमें 500,000, 600,000, 700,000, 800,000, 900,000 और 1,000। ओके, तो टोटल रेवेन्यू लिख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या है, तो प्राइस और क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो 100 इंटू 0 इज 0, 90 इंटू 1000 इज 9,000, 90 इंटू 1000 इज 9,000। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको भी इन थाउजेंड से यहाँ लिख लेते हैं। तो 9,000 की जगह सिर्फ 9 लिखेंगे, 9 और ये 1000 से 9,000। 80 इंटू 200 इज 16,000, सो 16। 30 इंटू 17 इज 21,000, तो 21। 400 इंटू 60 इज 24,000, यानी कि 24। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 6 4 36, सॉरी 6 4 24, माफ करिए, 6 4 24, 24 7 3 21, 8 2 16, 9 10 9 और ये हो गया 0। तो आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं, 0 9 16 21 24 25, फिर 24 21 16 9, यानी कि आप अगर देखो नंबर यहाँ पे रिपीट हुए, सेम नंबर रिपीट हुए, करेक्ट। इसका एक ट्रेंड बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब होता है टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क आया, जो हम लोगों ने फर्म्स एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट वाले टॉपिक में भी किया था। तो पहले वाले के लिए तो कोई मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होगा। 9 minus 0 is 9, 16 minus 9 is 7, 21 minus 16 is 5, 24 minus 21 is 3, 25 minus 24 is 1, 24 minus 25 is minus 1, 21 minus 24 is minus 3, 16 minus 21 is minus 5, 9 minus 16 is minus 7 और 0 minus 9 is minus 9। तो ये भी इन थाउजेंड है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो रिपीट हुआ है, 97531 और ये -1 -3 -5 -7 -9। ओके, ना टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें ध्यान से करना है, क्योंकि यहीं पे जो है ज्यादातर मिस्टेक होगा। अब कॉस्ट क्या है, कैसे निकालेंगे कॉस्ट, एक क्वांटिटी बनाने का कॉस्ट क्या आएगा, 100 क्वांटिटी बनाने का कॉस्ट क्या आएगा, ये हमें देखना है। दिस इज समथिंग वी शुड लुक फॉर। तो यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। ओके, लेट्स थिंक ऑफ कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है एक किताब बनाने का वो है $10 पर बुक। एक किताब बनाने का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है $10 पर बुक। यानी कि अगर हम 100,000 किताब बनाए तो कितना होगा, $200,000 किताब बनाए तो कितना होगा, इस तरह से हमें सोचना है। और ध्यान रखना है $2 million जो कॉस्ट है, ये जो $2 million है ये तो जाएगा ही। ये अगर आप किताब लिखते हो तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, $2 million। $2 million इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये आपको देना है, किताब बिके ना बिके। और प्लस जो मार्जिनल कॉस्ट है पर बुक वो है $10 इंटू एक्स, $10 इंटू एक्स। ओके, अब $10 इंटू 100,000 अगर करूं मैं इस वाले के लिए, $10 जो है वो पर बुक है, एक किताब का $10 है। अब मैंने अगर 100,000 बुक्स बनाए तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन, करेक्ट। सोच के देखो, एक किताब बनाने के लिए $10 लगता है, तो 1 2 3 4 5, $100,000, 100,000 किताब बनाने के लिए $1 मिलियन लगेगा, करेक्ट, $1 मिलियन। सिमिलरली 200,000 किताब बनाने के लिए $2 मिलियन लगेगा, 300,000 किताब बनाने के लिए $3 मिलियन लगेगा। अब याद रखना है इन सभी में ये $2 मिलियन और ऐड होगा, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। इन सभी में 2 मिलियंस और ऐड होंगे क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है। ये जो है ये सिर्फ बनाने का कॉस्ट है,
और ये ऑथर का कीमत है। तो 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन यानी 3 मिलियन, 2 मिलियन प्लस 2 मिलियन यानी 4 मिलियन, 3 मिलियन प्लस 2 मिलियन यानी 5 मिलियन। इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आपने जीरो क्वांटिटी बनाई, अगर आपने जीरो क्वांटिटी डिमांड किया, सॉरी डिमांड किया, तब भी आपको ऑथर को 2 मिलियन तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इन मिलियंस लिख लेते हैं, इन मिलियंस। 2 मिलियन तो देना ही पड़ेगा, चाहे एक भी किताब ना बिकी। ओके, अगर 100,000 किताब बिकी हो तो 100,000 किताब बिकने का कॉस्ट है 1 मिलियन, ऊपर से ऑथर का 2 मिलियन, यानी हो गया 3 मिलियन। तो ये हो गया 3 मिलियन। फिर 200,000 है, तो 200,000 किताब बिकने का जो कॉस्ट है वो है 2 मिलियन प्लस ऑथर का 2 मिलियन यानी कि 4 मिलियन। अब 300,000 किताब बिकने का जो कॉस्ट है वो है 3 मिलियन प्लस ऑथर का 2 मिलियन यानी कि 5 मिलियन। सिमिलरली ये होगा 6 मिलियन, ये होगा 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन। 12 मिलियन तक आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या करना है, टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट से माइनस कर देना है। ओके, तो टोटल रेवेन्यू जीरो, टोटल कॉस्ट टू $2 मिलियन। तो ये भी मिलियन डॉलर्स में होगा। ओके, $2 मिलियन। ओके, सो इट विल बी हाउ मच, -2। तो 9 minus 3 is 6, 16 minus 4 is 12, 21 minus 5 is 16, ये हो जाएगा 18, 25 minus 7 is again 18, 24 minus 8 is 16, 21 minus 9 is 12, then 16 minus 10 is 6, then 9 minus 11 is -2 and this is -12। ये हो गया प्रॉफिट। सो यहाँ पे लॉस हो रहा है और इन दोनों में लॉस हो रहा है, बाकी सब में प्रॉफिट है, बाकी सब में प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट क्वांटिटी वुड अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पब्लिशर चूज, व्हाट प्राइस वुड इट चार्ज। यानी अगर किसी पब्लिशर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जो कि जाहिर सी बात है, तो कितनी क्वांटिटी वो बनाने को सोचेगा और क्या प्राइस चार्ज करेगा। तो इस टेबल पे ध्यान देते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पब्लिशर क्या करने की कोशिश करेगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसका कहाँ हो रहा है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस वाले जोन में हो रहा है, राइट, 18 और 18, यानी कि 400 और 500 पे, 60 प्राइस या 50 प्राइस, 60 प्राइस या 50 प्राइस। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है वो या तो 400,000 बुक्स एट $60 पर बुक पे पब्लिश करेगा, या और 500,000 बुक्स एट $50 पर बुक करेगा। इनमें से कुछ भी कर सकता है, दोनों में उसका प्रॉफिट सेम है, दोनों में उसके प्रॉफिट क्या है, सेम है। अगर मैं रहता तो मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करता, क्योंकि कम प्राइस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा लोगों पे। $50 is less than 60,000 $60, so this will be a psychological, creating a psychological impact on the consumers, so they will buy। okay, now next, हालांकि आंसर आप दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मार्जिनल रेवेन्यू कंपेयर टू द प्राइस। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के साथ अगर कंपेयर करें तो कैसा है, तो आप ट्रेंड देख लो। मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप प्राइस के साथ कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस से कम है। एम आर इज ऑलवेज लेस देन प्राइस, एम आर इज ऑलवेज लेस देन प्राइस, आप कंपेयर कर लो, हमेशा प्राइस जो है प्राइस से कम है मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस गिरता है जब क्वांटिटी बढ़ता है, प्राइस गिर रहा है जब क्वांटिटी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जाहिर सी बात है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो और भी ज्यादा गिरता है प्राइस से। देखो आप, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जा रहा है, इस क्वांटिटी के लिए मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जा रहा है, पर इस क्वांटिटी के लिए प्राइस पॉजिटिव ही है। सो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा गिर रहा है, इट फॉल्स इवन मोर देन प्राइस। क्यों, क्योंकि जो फर्म है वो एक सर्टेन क्वांटिटी के बाद रेवेन्यू लॉस करना शुरू करता है, सर्टेन क्वांटिटी के बाद रेवेन्यू लॉस करना शुरू करता है, इसलिए वो गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ द मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड द डिमांड कर्व्स। यानी कि तीन चीज बनाना है हमें एक ही ग्राफ पर। At what quantity do the marginal revenue and marginal cost cross? What does this signify? तो चलिए बनाते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाना है। इधर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ बुक्स,
क्वांटिटी ऑफ बुक्स। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख लेंगे हम लोग प्राइस रेवेन्यूज, चाहे वो मार्जिनल हो टोटल हो कुछ भी हो, ठीक है, और कॉस्ट। ऑलराइट, अब देखो अगर मैं जीरो क्वांटिटी बनाऊं तो प्राइस कितना है, $100। दिस इज द प्राइस, $100। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो प्राइस कम रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस इज नॉट परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज मोनोपोली, सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ तक। अब ये क्वांटिटी कितना होगा, दिस क्वांटिटी विल बी द मैक्सिमम क्वांटिटी विच इज 1000 ओके, 1000 1000 इन थाउजेंड्स लिख लेता हूँ, थाउजेंड्स, ओके, 1000। अब देख सकते हो जब प्राइस जीरो है तब क्वांटिटी कितनी है, 1000, इसलिए जीरो प्राइस पे 1000, ओके। अब जब प्राइस जीरो है, जब प्राइस जीरो है तब हमें चेक करना है, अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू बनाना है। नाउ वी विल बी ड्राइंग मार्जिनल रेवेन्यू, ओके, वी विल बी ड्राइंग मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज आवर डिमांड कर्व, दिस इज आवर डिमांड कर्व, ओके, और द एवरेज रेवेन्यू व्हाटएवर। ओके, लेट्स ड्रॉ मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट। मार्जिनल कॉस्ट बोल दिया गया है कितना है, $10, तो मार्जिनल कॉस्ट को $10 पे हम बना लेते हैं। सपोज दिस इज माई $10, दिस इज माई $10, so this is my marginal cost, constant है marginal cost, okay, this is constant. Now this is very very important, मार्जिनल कॉस्ट कहाँ होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जो एमआर है वो हमेशा आधा रहता है, हाफ रहता है एआर का, यानी डिमांड कर्व का। मोनोपोली में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी ए आर अगर एक्स पे है, एक्स पे है ए आर, तो जो एम आर है वो x/2 पे होगा, एम आर जो है x/2 पे होगा। यानी कि अगर ये 1000 पे है तो इसके बिल्कुल बीच, यानी कि 500 पे आपका यहीं से आएगा एम आर, ओके, बिल्कुल यहाँ पर, ये नीचे तक जाएगा, ये नेगेटिव भी होता है, ओके, ये नीचे भी जाएगा, दिस इज एम आर, ये हो गया 400, ठीक है। अब आप देख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है जहाँ पे एम आर एम से कट कर रहा है वो 400 और 500 के बीच में है, करेक्ट, ये 400 और 500 के बीच में है, ओके, इसी था बनाते हैं, दिस इज इन बिटवीन, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो कट कर रहा है जिस पॉइंट पे, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी है, ये पॉइंट कहाँ है, दिस पॉइंट इज बिटवीन 400,000 एंड 500,000, यानी कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट आपका मैक्सिमाइज होगा। दिस सिग्निफाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट सिग्निफाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, ओके, इट सिग्निफाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ये हो गया ग्राफ। अच्छा, इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इन योर ग्राफ शेड इन द डेड वेट लॉस एक्सप्लेन वर्ड व्हाट डज इट मीन। तो हमें यहाँ पे डेड वेट लॉस दिखाना है, इसी ग्राफ में हमें डेड वेट लॉस दिखाना है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, मान लो ग्रीन कलर से, ठीक है। डेड वेट लॉस, तो डेड वेट लॉस क्या होता है, डेड वेट लॉस वो एरिया होता है, वो चीज होता है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल सरप्लस इकोनॉमी का वो कम है, चाहे अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव होता, यानी कि अगर ये मार्केट कॉम्पिटिटिव होता मोनोपोली होने के बजाय, यानी कि आपका ए आर इक्वल टू एम आर होता, ये सब चीज अगर होता, तो इन केस ऑफ मार्केट कॉम्पिटिटिव आपका जो टोटल सरप्लस होता, और मोनोपोली होने की वजह से जो टोटल सरप्लस है, इन दोनों में जो फर्क है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा, टोटल सरप्लस इन कॉम्पिटिटिव मस्ट बी ग्रेटर देन टोटल सरप्लस इन मोनोपोली। तो जितना ज्यादा होगा द डिफरेंस टोटल सरप्लस इन कॉम्पिटिटिव माइनस टोटल सरप्लस इन मोनोपोली, जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही है डेडवेट लॉस। यानी कि अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव होता मोनोपोली होने के बजाय, तो उसके होने से जो एक्स्ट्रा हमें सरप्लस मिलता, दैट इज द डेडवेट लॉस, जो कि मोनोपोली में नहीं मिल रहा है, जो कि मोनोपोली में नहीं मिल रहा है। क्योंकि मोनोपोली क्या करता है, मोनोपोली सोशली एफिशिएंट लेवल से कम प्रोड्यूस करता है, ओके, ये लिखना पड़ेगा, मोनोपोली प्रोड्यूसेस लेस देन सोशली एफिशिएंट लेवल, सोशली एफिशिएंट लेवल, क्योंकि उसमें थोड़ा मार्केट पावर वाला सीन आ जाता है, इसीलिए। तो हमें बताना है डेड वेट लॉस कितना, व्हाट इज द डेड वेट लॉस।
तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल इज द डेड वेट लॉस, दिस ट्रायंगल इज द डेड वेट लॉस। क्योंकि ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस बेकार जाता है कॉम्पिटिटिव में, ये हमें मिलता है एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो दिस इज द डेड वेट लॉस। ओके, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ऑथर वर पेड 3 मिलियन इंस्टेड ऑफ 2 मिलियन, यानी कि अगर ऑथर को मैं 2 मिलियन की जगह, यहाँ लिखा है 2 मिलियन, 2 मिलियन की जगह अगर 3 मिलियन दिया जाता, तो हाउ वुड दिस अफेक्ट द पब्लिशर्स डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट प्राइस टू चार्ज। हाँ, तब पब्लिशर के डिसीजन में क्या चेंज आता है। जैसे यहाँ पब्लिशर क्या चाह रहा है, या तो ये बेचेंगे या तो ये बेचेंगे, करेक्ट, या तो 400,000 किताब $60 में बेचेंगे, या तो 500,000 किताब $50 में बेचेंगे। पर अगर 2 मिलियन की जगह 3 मिलियन देना होता, किसे, 2 मिलियन की जगह अगर 3 मिलियन देना होता लेखक साहब, तो इससे पब्लिशर के डिसीजन में क्या चेंज आता। तो आप सोचने वाली बात है, पब्लिशर का जो डिसीजन है कि वो कितने बुक्स को प्रिंट करेगा या कितना पैसा चार्ज करेगा, क्या पूछा है, हाउ इट अफेक्ट द पब्लिशर रिगार्डिंग व्हाट प्राइस टू चार्ज। हाँ, कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, इस पर क्या असर पड़ेगा। ओके, तो इस पे एक्चुअली कोई असर नहीं पड़ेगा, पब्लिशर के डिसीजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप 2 मिलियन की जगह 3 मिलियन भी दे दो, आपका टोटल कॉस्ट चेंज होगा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मिलियन, ये हो जाएगा 4 मिलियन, ये हो जाएगा 5 मिलियन, ये हो जाएगा 6 मिलियन, करेक्ट, दिस विल चेंज, टोटल कॉस्ट विल चेंज, पर मार्जिनल कॉस्ट विल रिमेन स्टिल 10 मिलियन, $10, marginal cost will still remain $10 and marginal revenue will still remain the same. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एम आर इक्वल टू एमसीपी होता है, एम आर इक्वल टू एमसीपी होता है, ठीक है। तो इससे पब्लिशर के डिसीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन पब्लिशर्स डिसीजन। ये सब बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, इस पे ध्यान देना, दीज आर वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस इन पब्लिशर्स डिसीजन, दीज आर वेरी 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 टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज एम आर एंड एम सी would remain the same। एक और पार्ट दिया है, ये भी क्वेश्चन हो गया, अब एक और पार्ट है। अच्छा, इस वीडियो को देखते समय अगर आपको कभी भी लगे कि वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है, आपको कुछ नॉलेज दे रही है, कुछ इंक्रीज करिए आपकी नॉलेज में, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम को मालूम पड़ता है कि वीडियो अच्छी है, और यूट्यूब उसे दूसरे लोगों को सजेस्ट करता है। और इस वीडियो के बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि ये लोगों तक पहुंचे, क्योंकि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट, इतने सारी चीज़ें, इतने सॉल्यूशंस कोई नहीं देता जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग से सहानुभूति है। मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा करें, और मेरा भी फायदा होगा इससे, क्योंकि मेरे चैनल में थोड़ा सा ग्रोथ आएगा, सब्सक्रिप्शंस जो है या जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ेंगे, और एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो वो भी बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, उन्हें भी पता होना चाहिए कितना अच्छा कंटेंट यहाँ मिल रहा है, उनकी भी आप हेल्प करें, आफ्टर वो आपके दोस्त हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिमांड करता हूँ, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ज़रूर करोगे। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एफ। सपोज द पब्लिशर वॉज नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बट वॉज कंसर्न विद मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब मान लिया जाए कि जो पब्लिशर साहब है, पब्लिशर साहब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कोई विश्वास नहीं रखते, वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी में विश्वास रखते हैं कि इकोनॉमी में एफिशिएंसी होना चाहिए। इन दैट केस व्हाट प्राइस वुड इट चार्ज फॉर द बुक, हाउ मच प्रॉफिट वुड इट मेक एट दिस प्राइस। इन दैट केस क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस टेबल में इसका आंसर है। देखिए, अगर उन्हें इकोनॉमिक एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना है, तो वो कितना प्राइस चार्ज करेंगे पता है, वो प्राइस चार्ज करेंगे $10। अब सवाल है क्यों, क्योंकि $10 अगर प्राइस है, वही उनके मार्जिनल कॉस्ट के साथ इक्वल होगा। मार्जिनल कॉस्ट कितना था, $10, यानी कि जितना उनका मार्जिनल कॉस्ट है किताब बनाने में, वो उतना ही पैसा लेते हैं, यानी अपने लागत पे काम करते हैं, यानी कि अपने वो लागत पे काम कर रहे हैं कि एक किताब बनने में जितना पैसा खर्च हुआ है उतना ही पैसा लेंगे। जैसे कि जो समाज सुधारक होते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, करेक्ट, या आपने देखा होगा अक्सर दिल्ली में या फिर बहुत जगह ना, वो 2 रुपए की थाली मिलती है या 3 रुपए की थाली मिलती है, करेक्ट, या सिर्फ लागत पे वो देते हैं, प्रॉफिट नहीं रखते। क्यों,
क्योंकि उनका मानना है कि हम सेवा करने के लिए खिला रहे हैं, हम प्रॉफिट करने के लिए नहीं खिला रहे। $2, सॉरी डॉलर नहीं, रुपये, ₹2 या ₹3 भी वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं ताकि वो अपने कॉस्ट निकाल सके। जो उनका रॉ मटेरियल है, चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल खिलाने का, वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकल जाए बस, और उनको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर पब्लिशर बस इतना चाहता है कि उनका कॉस्ट निकल जाए, तो वो $10 चार्ज करेंगे, क्योंकि $10 ही उनका मार्जिनल कॉस्ट है, वही उनकी किताब को प्रिंट करने का खर्चा है। ओके। और यहाँ पे एक और सवाल पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट वुड इट मेक एट दिस प्राइस। तो इस प्राइस पे क्या प्रॉफिट बनेगा, तो आप देख सकते हैं लॉस है, $2 का लॉस है, उनको नेगेटिव प्रॉफिट बनेगा। ओके। एक चीज वो कर सकते थे, अगर उनको प्रॉफिट चाहिए होता तो मिनिमम प्रॉफिट पे अगर रखना होता किसी को, मिनिमम प्रॉफिट पे, तो वो ये बना सकते थे, ये वाला $6 का प्रॉफिट बना सकते थे, $20 चार्ज करके। लेकिन चूंकि वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी चाहते हैं, तो वो 10 यूनिट्स बनाएंगे, 10 प्राइस रखेंगे, प्राइस इक्वल टू $10 रखेंगे, बिकॉज इट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन रखा था। पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में कर रहे हैं। सो लंबा ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाए, ये मेरी मंशा है, इसलिए एक ही क्वेश्चन रहा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मोनोपोली का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कैसा लगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को कमेंट में सॉल्व कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और सीखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।